आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का, ठीक है, क्लास 12वीं का जो 18 और 20 को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 18 साइंस और कॉमर्स वाले और 20 को आर्ट्स वाले बच्चे, ये तीनों के लिए ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो आप देख पा रहे होंगे, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे, उससे रिलेटेड वीवीआई प्रश्न है। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक छोटा सा बात बताते चलिए आपको, क्या वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा के देखिएगा। इसलिए बता दें क्योंकि वैसे तो बेसिकली हमको बोलना नहीं चाहिए कि वीडियो का स्पीड बढ़ा के देखिए, क्योंकि हमारा वॉच टाइम बढ़ता, लेकिन यह है कि आपका समय बचे, ठीक है, समय आपका बचे ताकि आप ज़्यादा पढ़ सकें, है ना, ज़्यादा रिवीजन कर सकें। इसीलिए आप वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए। वीडियो का स्पीड बढ़ा के देखिएगा, 1.5 के स्पीड से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी लास्ट में ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले एमसीक्यू प्रश्न को, कुछ एमसीक्यू प्रश्न देखते हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव बताएंगे। एमसीक्यू प्रश्न तो वैसे तो ऑलरेडी आप लोग क्लियर कर ही लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हिंट मिल ही जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए कुछ एमसीक्यू देखते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव के ऊपर चलते हैं। पहला है, मांग में संकुचन तब होती है जब, मांग में संकुचन कब होता है? ऑप्शन दिया गया है, जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। दूसरा है, कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ जाती है। तीसरा, कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, ठीक है। और कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। तो आपको बताते चले कि जब भी मांग में संकुचन होगा तब कीमत स्थिर रहता है और मांग घटता है, ठीक है। क्या होगा? कीमत स्थिर रहेगा और मांग घटता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिया गया है, कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, बताइए। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जो होगा, देखिए, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, वस्तुओं की पूर्ति के नियम का, स्कूटर की मांग में लोच, बाजार में गेहूं की कीमत। तो देखिए अर्थव्यवस्था में रोजगार अवसर का लेवल जो है, ठीक है, ठीक है, रोजगार अवसर जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। सामान्य कीमत पर, सामान्य कीमत पर कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो नॉर्मली जैसे कि यहाँ पे कहता है जनरल प्राइस लेवल इज सिचुएटेड, तो किस में होता है? सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है? तो सामान्य कीमत। तो देखो ये जो होता है व्यक्तिगत, या फिर हम लोग कहते हैं व्यष्टि, ठीक है, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि माइक्रो और मैक्रो जो है इसमें, ठीक है, दोनों में ये किया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कहता है कि उत्पादन फलन क्या है? और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है 12, 17 और 18 में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्पादन फलन क्या है? तो उत्पादन फलन दी गई तकनीक के अंतर्गत साधन, मतलब कि साधन आदान तथा उत्पादन में संबंध को व्यक्त करता है, उसे उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया है। आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि पूर्ति का लोच की माप की विधियों का विवेचना करें। तो पूर्ति की लोच की मापने की विधि क्या है, उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो पूर्ति की लोच की माप निम्न दो विधि है, पहला प्रतिशत प्रणाली और दूसरा ज्यामितिक प्रणाली। क्या है? प्रतिशत प्रणाली, जैसे कि इतना प्रतिशत, इतना, और ज्यामितिक प्रणाली।
अब प्रतिशत प्रणाली क्या होता है? तो मांग की लोच को समान पूर्ति की लोच को मापने के लिए प्रतिशत प्रणाली भी व्यवहार में लाया जाता है, किया जाता है। अब पूर्ति की लोच प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे होता है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, ये याद रखिएगा क्योंकि ये MCQ प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो दिया गया है यहाँ पे, तो पूर्ति की लोच का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए इस जगह पे आपका लिखा गया है। ठीक है, डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q। अब देखिए परसेंटेज ऑफ चेंजेस इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये था प्रतिशत प्रणाली निकालने का। दूसरा जैमितिक विधि, तो पूर्ति की लोच E5 जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ति की लोच कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज भाग बटे पूर्ति की मात्रा, तो ये जैमितिक है। एक प्रतिशत था, एक जैमितिक था, ये दोनों आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे ये एक प्रश्न है दिया हुआ है कि ये VVI प्रश्न है कि वाणिज्य बैंक से आप क्या समझते हैं? वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक जिसको कहते हैं। वाणिज्य बैंकों के विभिन्न कार्यों की व्याख्या करें। तो वाणिज्य बैंक सबसे पहले है क्या, उसको समझिए। तो वाणिज्य बैंक जैसे कि आप एक सपोज मान लीजिए कि आप खुद में जांचिएगा कि आपका कौन सा बैंक में खाता है। ठीक है, जिस बैंक में आपका खाता है, सपोज मान लीजिए किन्हीं का बैंक ऑफ इंडिया, तो ये कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो विभिन्न कारणों से बैंक की कोई निश्चित एवं सर्वमान्य परिभाषा देना बहुत कठिन होगा। आप कह सकते हैं वाणिज्य बैंक क्या है, इसका परिभाषा देना बहुत कठिन होगा। लेकिन बैंक की जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं उनमें उनके कार्यों पर ही प्रकाश डाला गया। जितने भी प्रकार के बैंक का परिभाषा दिया गया उसके किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उसी के ऊपर प्रकाश डाला गया है। प्रोसेर्स के अनुसार बैंक वह संस्था है जिसके ऋण अथवा बैंक जमा को दूसरे व्यक्तियों के ऋण के अंतिम भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है। ये किसने कहा? प्रोफेसर सेयर्स ने। ठीक है, ये था बैंक उनके अनुसार, सबके अनुसार अलग अलग है। अब यहाँ पे इसका एक प्रश्न था, शुरू में ही बताया गया था आपको कि वाणिज्य बैंकों के विभिन्न कार्यों की व्याख्या करती। इसके कार्य समझिए, इसके कार्य क्या है। पहला कार्य जमा स्वीकार करना। अब जब बैंक जाते हैं तो वहाँ पे जमा स्वीकार करता है, कुछ पैसा देते हैं तो लेता है। व्यापारिक बैंक आम जनता से 3 तरह के खाता में जमा स्वीकार करते हैं। अब जो व्यापारिक बैंक होता है, कमर्शियल बैंक होता है, वो लोगों से कस्टमर से 3 प्रकार के खाता में जमा लेता है। पहला चालू खाता, दूसरा सावधि जमाए बचत खाता। ठीक है, अब तो 3 प्रकार के हैं। एक तो आपका समझिए कि चालू खाता हो गया, ठीक है, एक सावधि जमाए हो गया और एक बचत खाता हो गया। ठीक है, तो चालू खाता तो आप सभी जानते हैं और बचत खाता ये भी आप लोग जानते हैं। अब ऋण जो है, दूसरा कार्य है ऋण देना। वो क्या करता है? ऋण देता है। ऋण मतलब कर्ज देना। व्यापारिक बैंक सुरक्षा कोष के अलावा अन्य जमाओं का प्रयोग उधार देने के लिए करता है। इससे बैंकों को आमदनी प्राप्त होती है। तो बैंकों को इससे क्या होता है? आमदनी, मुनाफा प्राप्त होता है। लोन दिया, ब्याज लिया, दिया, ये उससे मुनाफा उसको प्राप्त होता है। नगद साख है, मांग उधार है, उत्पादित ऋण है, उत्पावधि ऋण है। ठीक है, ये है। तीसरा दिया हुआ अधिविकर्षक। चालू खाते के ग्राहक जमा राशि के से निश्चित सीमा तक अधिक राशि का चेक जारी करने की सुविधा प्राप्त करता है। जो भी चालू खाता वाले, जैसे कि बिजनेसमैन जो है, वो सबका चालू खाता होता है। ठीक है, तो वो सब क्या होता है कि चालू खाते के ग्राहक जमा राशि से निश्चित सीमा तक अधिक राशि का चेक जारी करने की सुविधा प्राप्त करता है। मतलब वो अधिक राशि प्राप्त कर सकता है, चेक जारी कर सकता है। ठीक है, हुंडियों की कटौती, जमा राशियों, अन्य कार्य भी बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए ये था आपका व्यापारिक बैंक का, जो कमर्शियल बैंक का कार्य क्षेत्र, जिसको क्या क्या कार्य करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता और एक अधिकार में अंतर बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता और दूसरा है एक अधिकार। तो चलिए
समझते हैं। एक साइड में हम लोग बीच में एक साइड पूर्ण प्रतियोगिता, एक साइड एकाधिकार लिखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता होता है क्या? इसमें विक्रेता उत्पादक बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में जो विक्रेता और उत्पादक जो होता है वो बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है। एकाधिकार में इसमें केवल एक ही विक्रेता उत्पादक होता है। इसमें फार्मों का प्रवेश तथा वर्गीकरण सरल है और इसमें फार्मों का प्रवेश का प्रतिबंध है। मतलब क्या बोला इसने? पूर्ण प्रतियोगिता में सभी के बीच समानता है, ठीक है, जबकि एकाधिकार में सिर्फ एक आदमी का ही पूरा अधिकार होगा, पूरा कंट्रोल उसी के हाथों में। तीसरा, बाजार में वस्तु के अनेक निकट प्रतिस्थापन उपलब्ध होते हैं। और जो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है कि सपोज मान लीजिए कि अभी पूर्ण प्रतियोगिता में अगर कुछ सामान खरीदने के लिए गए और सबको अधिकार है तो यहाँ नहीं पसंद तो वहाँ ले लेंगे, लेकिन एकाधिकार में ऐसा नहीं है। वस्तु का कोई निकट प्रतिस्थापना नहीं होता है और आपको जब वहाँ पे है 10-15 किलोमीटर के एरिया में नहीं मिलेगा तो आपको मजबूरन वही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ये पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर है। विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, पूरा बाजार होता है, जबकि क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्रेताओं को पूर्ण ज्ञान, इसमें क्रेताओं को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। उससे पहले इस प्रश्न को देख लीजिए। मांग की मूल्य लोच की परिभाषा कीजिए। मांग की मूल्य लोच की परिभाषा, ठीक है। तो समझिए, मांग की मूल्य लोच की परिभाषा, तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहते हैं, ठीक है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को बतलाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए समझते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है क्या। यह नियम मांग के नियम को बहुत अधिक प्रभावित करता है। एक विवेकशील उपभोक्ता किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता के आधार पर ही वस्तु की कीमत देने को तैयार होता है, ठीक है। जो भी उससे मिलता है उसी का कीमत देने को तैयार होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घटती दर से प्राप्त होता है, अतः उपभोक्ता भी प्रत्येक अगली इकाइयों के लिए कम कीमत देने को तैयार होता है। इसलिए वस्तु की मांग व इसकी कीमत में विपरीत संबंध होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है निवेश मांग फलन क्या है। निवेश मांग फलन क्या है, ठीक है। तो देखिए, निवेश मांग फलन क्या है कि संपूर्ण क्या है, संपूर्ण मांग का दूसरा घटक विनियोग या निवेश है। विनियोग का मतलब पूंजी वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि है। निवेश के अंतर्गत निजी और सार्वजनिक विनियोग दोनों आते हैं। निवेश के अंदर में दोनों आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ विनियोग से हमारा मतलब निजी विनियोग में है और विनियोग में जैसे कि दोनों आता है, एक यहाँ पे निजी भी आता है और एक सरकारी भी आता है। तो वो नहीं, यहाँ पे इसमें जो है विनियोग का संपूर्ण ज्ञान, विनियोग का माने यहाँ पर बताया गया है वो है सिर्फ निजी वाला, क्योंकि सार्वजनिक विनियोग पर विनियोग अथवा विनियोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ता है। विनियोग दो प्रकार के होते हैं, प्रेरित विनियोग और स्वायत्त विनियोग। पूर्ण मांग का दूसरा घटक अथवा निर्धारक तत्व या विनियोग प्रेरणा अथवा विनियोग प्रक्रिया है, दो बातों पर निर्भर करता है। ये जो है दो बातों पर निर्भर करता है, पहला पूंजी की सीमांत क्षमता और दूसरा ब्याज की, पूंजी की सीमांत क्षमता और दूसरा ब्याज की, ठीक है। तो ये था प्रश्न साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अलग पार्ट लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।